रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डॉक्टर S.K. त्रिपाठी एवं डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी की अगुवाई में टीम ने 2 मरीजों के दिल में बड़े जन्मजात छेद को बिना ओपन हार्ट सर्जरी के मात्र एक छोटी सी डिवाइस के माध्यम से सफलतापूर्वक बंद कर दिया। यह आधुनिक प्रक्रिया पहले केवल बड़े चीरे और ओपन हार्ट सर्जरी से ही संभव थी, लेकिन अब कैथेटराइजेशन तकनीक से बिना किसी टांके या बड़े ऑपरेशन के यह इलाज हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विंध्य क्षेत्र में पहली बार एक ही समय में 2 डिवाइस क्लोजर प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं। यह क्षेत्रीय चिकित्सा इतिहास में एक मील का पत्थर है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर S.K. त्रिपाठी और ये हैं डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी। हम दोनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हम लोगों का वर्क यहाँ पे रहता है डेली बेसिस पे जो भी कार्डियक इमरजेंसीज आती हैं तो उनको डील करना। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर वे पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर इंसर्शन, रिसेंटली आपने सुना होगा CRT-D इम्प्लांटेशन किया था। कुछ समय पहले हमने लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट किया था जो कि प्रदेश का पहला लीडलेस पेसमेकर था। तो उसी तारतम्य में अभी रिसेंटली हमने 2 ऐसे बड़े प्रोसीजर किए हैं जो जनरली किसी भी कार्डियक सेंटर में बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं और अपने विंध्य रीजन में तो पहली बार ये प्रोसीजर हो रहे हैं। ये प्रोसीजर हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट डिवाइस क्लोजर। बेसिकली हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के चैम्बर। ऊपरी चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं और नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। एट्रियम जो होते हैं उनके चैम्बर के बीच में एक वॉल होती है जिसमें अगर छेद हो जाए तो उसको हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं। इस डिफेक्ट के जो पेशेंट हैं वो बार बार सांस फूलने के साथ में या बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ में या थकान के साथ प्रेजेंट करते हैं। कई बार तो पूरा जीवन निकाल देते हैं और उनका पता भी नहीं चलता कि उनको डिफेक्ट है। तो इसी तरह से 2 पेशेंट आए थे, एक डॉक्टर साहब के पास आई थी, एक महिला, और एक महिला मेरे पास आई थे। दोनों के को जब इको किया गया तो उनके हार्ट में बहुत बड़े होल थे और नॉर्मली ऐसे प्रोसीजर सर्जरी से ही करेक्ट होते हैं और सर्जरी में बहुत बड़ा चीरा लगता है जो कि लोगों को कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात, उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है, ब्लीडिंग का खतरा रहता है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पेशेंट को 5 to 7 डेज एडमिट रहना पड़ता है। जबकि जो डिवाइस क्लोजर हुआ है उसमें पेशेंट जो है बहुत ही कंफर्टेबली कैथ लैब में जाता है, छोटे से एक होल से जो कि पैर में एक वेन होती है उसमें कैथेटर के थ्रू वो प्रोसीजर होता है। बाकी डिटेल में डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये प्रोसीजर क्या होता है और कैसे पेशेंट प्रेजेंट किया इनके पास में और कैसे इतनी मुश्किलों के बावजूद, जनरली ये प्रोसीजर जो है करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं क्योंकि कई बार हमें डिवाइस नहीं मिलती हैं और इसी तरह के गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी ये प्रोसीजर किए गए। तो डॉक्टर साहब कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे पेशेंट प्रेजेंट किए आप? सर, जो हमारा पेशेंट था वो 45 ईयर्स की लेडी थी और जो प्रेजेंटेशन था सर वो बेसिकली धड़कन तेज होना और थोड़ी ही दूर चलने पे सांस फूलना, ऐसे प्रेजेंटेशन था। तो आप देख ही रहे हैं कि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, एक तरह से जन्मजात बीमारी है जो कि प्रेजेंट कर रही है ऑलमोस्ट 45 ईयर्स में प्रेजेंट कर रही है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि बीच में अगर ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते और अगर उनसे कंसल्ट करते तो बेहतर होता कि इस बीमारी को पहले डायग्नोस किया जा सकता था और पहले ट्रीटमेंट किया जा सकता था, तो जो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी कम हो जा सकती थी। लेकिन फिर भी ये OPD में आए, हमने एसेस किया, बाहर भी इन्होंने दिखाया, लेकिन इनको सर्जरी के लिए, जैसे आपने बताया सर कि ASD जो था, जो डिफेक्ट था, होल था, उसका साइज काफ़ी बड़ा था और सर्जरी के लिए रेफ़र किया गया था। बट हमने यहाँ पर जब मल्टीपल तरीके से उसका असेसमेंट किया, ट्रांस इसोफेजियल इको किया और उनमें हमने असेस किया, तो हमको लगा कि नहीं, हम ऐसे प्रोसीजर्स को एक बार कोशिश कर सकते हैं डिवाइस के थ्रू, जो कि एक बहुत ही सिंपल इंसिजन से कैथेटर बेस्ड टेक्निक है और उसके थ्रू हमने फिर इसको प्लान किया। फाइनली जो हमने एसेस किया तो जो होल का डिफेक्ट था वो ऑलमोस्ट 36 to 37 mm के आसपास आ रहा था, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक बड़ा डिफेक्ट माना जाता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस केस में था सर कि जो रिम्स होती हैं जहाँ पर हम डिवाइस को बैठाते हैं
तो जो रिम्स होती हैं वो रिम्स इसमें एब्सेंट थी। एक तरह से साइंटिफिक भाषा में उसको बोले तो जो रिट्रोओटिक रिम थी या कि फिर जी आईवीसी रिम थी, वो भी फ्लिम्सी थी। तो एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था। और जो लार्जर डिवाइस साइज जब हम लेते हैं तो उसके डिप्लॉयमेंट में भी और बाद में भी हमको एक कंसर्न रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डिवाइस एम्बोलाइज हो जाए। तो ये एक कंसर्न था, लेकिन फिर भी हमने 42 mm की डिवाइस लिया और फाइनली कैथेटर बेस्ड टेक्निक से ही उसको प्रॉपर तरीके से एक इको का सहारा लिया। साथ में एक जो कंसर्न था कि हमारे पास CTVS बैकअप होना चाहिए। जब भी हम ऐसे प्रोसीजर्स करते हैं तो CTVS का एक बैकअप और साथ में एनेस्थीसिया का पूरा बैकअप, तो वो भी हमने साथ में रखा और एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट, एक तरह से कॉम्प्लिकेशन फ्री रिजल्ट पेशेंट के लिए भी एक अच्छा रिजल्ट दिया। जी, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। कार्डियोलॉजिस्ट का एक ड्रीम होता है कि स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन में वो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर किए जी करें। तो स्पेशली रीवा जैसी सिटी में जो कि एक 3rd टायर सिटी है, वहाँ पे ये प्रोसीजर करना, सबसे पहले तो लोगों का विश्वास पहले जमना, तो वो तो विश्वास सुपर स्पेशलिटी के कार्डियोलॉजी विभाग में लोगों का विश्वास है। और इस टाइप के प्रोसीजर यहाँ पे हो रहे हैं तो इट्स अ बिग थिंग। और सरप्राइजिंग बात ये है डॉक्टर साहब कि जो आपका पेशेंट थी और मेरी भी जो पेशेंट थी, दोनों एडल्ट एज में आई और तब तक उनकी डायग्नोसिस नहीं बनी, ये एक बड़ी बात है। जबकि ASD में क्या होता है कि ब्लड फ्लो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाता है, जिससे दूसरे साइड से जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो बढ़ा होता है, उसके कारण उस इंसान को बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। तो उस चीज को भी लोग पकड़ नहीं पाए। और कम से कम एटलीस्ट पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट कि पहले अगर उसका इको हो गया होता तो पता चल गया होता कि उसके दिल में इतना बड़ा छेद है। क्योंकि अभी एडल्ट एज में क्या होता है कि बार बार ब्लड फ्लो बढ़ने से पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हालांकि वो टाइमली आ गए थे। अगर ये दोनों पेशेंट कुछ साल और ना आते हमारे पास और उनका लंग का जो प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है, वो अगर और ज़्यादा बढ़ा होता और जो शंट है, जो ब्लड फ्लो अगर रिवर्स हो गया होता तो उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। ऐसी कंडीशन को हम लोग आइजनमेंगर सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें फिर इंसान को फिर हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है सर कि एटलीस्ट जो इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है उस चीज़ के पहले डायग्नोस करना और उस चीज़ के पहले उसमें इंटरवीन करना। बिल्कुल। तो चूँकि ये बीमारियाँ एक तरह से जन्मजात बीमारियाँ हैं, तो अगर 5 से 10 साल की उम्र तक भी अगर ये डायग्नोस हो गई तो इनमें अगर इंटरवेंशन किया जाए तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर दिया जा सकता है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक इरिवर्सिबल डैमेज वाली अवस्थाएं आती हैं। तो हालांकि हमारे दोनों पेशेंट्स में, आपके भी पेशेंट्स में से और इसमें तो काफ़ी वो था कि अभी इनके पास समय था, लेकिन कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फेज में आते हैं और उस टाइम पर हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय हार्ट लंग ट्रांसप्लांट के। बिल्कुल। तो मेरा विंध्य के जो लोग हैं उनसे बस मेरी यही गुजारिश है कि आपके जो बच्चे हैं, अगर उनको बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार सर्दी जुकाम में बच्चा जा रहा है, तो उनको सर्दी जुकाम की दवा दे के आप ठीक नहीं कर सकते। कई बार उसमें आपको बेसिक उसका रीज़न जानना पड़ेगा। हो सकता है आपके जो हार्ट में है वो कोई एक डिफेक्ट हो, कोई सुराग हो, जिसके कारण लंग्स यानी फेफड़ों में ज़्यादा ब्लड पहुंच रहा है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है। इसी तरह से कुछ बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है, वो खाते तो हैं लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता है। कई बार माँ बाप बोलते हैं कि ये खाता तो बहुत है लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरह के बच्चों में भी कई बार हार्ट में डिफेक्ट होता है या दिल में छेद होता है। इसी तरह से बच्चा अगर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, जल्दी थक जा रहा है, जल्दी सांस फूल जा रही है, उतना स्टेमिना नहीं है, तो ऐसे लोगों को एक बार इको जरूर करा लेना चाहिए। इको में अगर डिफेक्ट पता चल गया तो अगर वो सुटेबल है डिवाइस क्लोजर के लिए, यानी जो पैर की नस से हम लोग सिंपल सा बिना इंसीजन लगाए सिंपल से कैथेटर से अगर ठीक कर पाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर डिफेक्ट साइज बहुत ही बड़ा है तो भी सर्जरी का ऑप्शन तो खुला ही है। कभी भी सर्जरी या इंटरवेंशन से आप घबराएं नहीं, क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया तो फिर उसके बाद इरिवर्सिबल स्टेज में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इरिवर्सिबल स्टेज आने के बाद फिर अपने हाथ में कुछ रह नहीं जाता। कुछ तो केस मुझे ध्यान है जिनको मैंने 5 to 7 ईयर बैक बताया था कि आपको इंटरवेंशन करा लेना चाहिए, लेकिन वो उसको टाल मटोल करते गए और सर्जरी से शायद डर के या इंटरवेंशन से डर के उन्होंने प्रोसीजर नहीं कराया। और अब अगर हम उसका इको करते हैं तो उनका प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो आइजनमेंगर में लैंड अप कर चुके हैं। अब वो अगर चाहें भी तो इंटरवेंशन नहीं हो सकता है।
तो आप लोग केयरफुल रहें, सिम्टम्स को इग्नोर न करें अपने बच्चों के या अपने जो करीबियों के सिम्टम्स को ध्यान से देखें। सिंपल सा सांस फूलना, थक जाना, वजन न बढ़ना, हाथ पैरों में सूजन आना, ये हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। इसके लिए अपने कार्डियोलॉजिस्ट से आज ही मिलें और ईसीजी, इको कराएं जिससे डायग्नोसिस बन पाए और उसका इलाज हो पाए। तो दोस्तों इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।